मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। पूर्व के वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता पर चर्चा की। आज हम पुनः इसी विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी यानी पारगम्यता पर बात करेंगे। परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी सांद्रता प्रवणता के अनुसार है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम यहाँ ये देखेंगे कि सांद्रता प्रवणता क्या है और पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस प्रकार किया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस कोशिका को परिबद्ध करती है या सराउंड करती है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, आयंस और साल्ट होते हैं और इनकी जो सांद्रता है वो सब ज्यादातर वहां पर जो सॉल्वेंट है उनके लिए विलायक है वो जल होता है। तो जल का कंसंट्रेशन, जल की क्या मात्रा है और उसमें जो घुले हुए लवण, मॉलिक्यूल्स और आयन है उनकी क्या सांद्रता है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ देखते हैं कि झिल्ली की पारगम्यता क्या है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है या कहें कि सांद्रता प्रवणता के अनुसार जो विसरण जिसको हम कहते हैं, साधारणतः जिसको डिफ्यूजन कहते हैं, उस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हम देखते हैं कि जैसा नेचर में हमेशा होता है कि जब भी प्रवाह होता है किसी भी चीज का तो वो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है और इसे हम सांद्रता प्रवणता के अनुसार होने वाला ट्रांसपोर्ट या प्रवाह कहते हैं। ये प्रवाह कई तरीके का हो सकता है, जिसे हम ऑस्मोसिस के रूप में देखते हैं और डिफ्यूजन के रूप में देखते हैं। ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस जल के अणु उनका परिवहन होता है या कहें कि वो मूव करते हैं और जो डिफ्यूजन होता है इसमें जो विलायक यानी जिनको हम कहेंगे सॉल्यूट्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उनका प्रवाह होता है या वो मूव करते हैं। ऑस्मोसिस अगर हम देखें तो ये दो प्रकार का होता है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में हम देखते हैं कि जो जल के अणु स्वाभाविक रूप से ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जो विलायक है और विलायक जो साइटोप्लाज्म में है, मेन जो होता है सॉल्वेंट वो होता है जल। तो जल के अणु का मूवमेंट जब हम देख रहे हैं तब हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं और जब जल के अणु का मूवमेंट कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है तो हम उसे कहते हैं एंडोस्मोसिस और जब जल के अणु का मूवमेंट कोशिका से बाहर होता है तो हम उसे कहते हैं एक्सोस्मोसिस। और ये एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस इस बात पर निर्भर करता है कि कोशिका को जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम में विलायक और जो विलेय है यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट उनका कंसंट्रेशन क्या है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो जैसा हम लैब्स में भी देखेंगे, हम इनको आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। वहां साइटोप्लाज्म में जो सॉल्यूट्स हैं, सॉल्यूट्स यहाँ पर आरबीसी
हाइपोटोनिक, दूसरे आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें साल्ट कंसंट्रेशन 9% से हम कम रखते हैं, अर्थात यहाँ पर कंसंट्रेशन हमारा हम रख सकते हैं 0.4%। हम NaCl लेते हैं सिंपली नमक का घोल, 0.4% सोल्यूशन अगर हम लेते हैं तो हमारा सोल्यूशन हाइपोटोनिक है। अगर हम 0.9% सोल्यूशन लेते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक है। और अगर हम सोल्यूशन 1.5 और 1 से ज्यादा लेते हैं तो ये हमारा जो सोल्यूशन है ये हाइपोटोनिक होता है। अब ये तीनों अलग अलग तरह के सोल्यूशन जब हम लेते हैं तो जो कोशिकाएं हैं उनमें किस प्रकार का रिएक्शन होता है तो हम उसे देखते हैं। अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 0.4% सॉल्यूट्स यानी जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं उनका कंसंट्रेशन है। स्वाभाविक रूप से जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो वाटर कंसंट्रेशन वहाँ ज्यादा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो ऑस्मोसिस है या जल के अणुओं का जो मूवमेंट है वो कोशिका के अंदर की तरफ होता है और धीरे धीरे जो कोशिकाएं हैं वो फूलती है और फूल होकर वो रप्चर हो जाती है यानी ब्लास्ट हो जाती है। ये रिएक्शन हमें मिलता है जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल्स में रखते हैं तो वहां पर इनके कंसंट्रेशन सॉल्यूट का सिमिलर है जो आरबीसीज में है। तो ऐसी स्थिति में सेल में किसी तरह का कोई हमें चेंज नजर नहीं आता। फिर हम जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो यहाँ क्या होगा कि जो सेल्स हैं उनमें जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली 9% जो सेल में है वो कम है और जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें ज्यादा है 1.5। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वाटर जो है वो कोशिका से बाहर मूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स और जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ देगा और बीच में कंडेंस हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ये क्रिया हमें तब देखने को मिलेगी जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ये वो रिएक्शंस है जो हम ऑस्मोसिस में देखते हैं। दूसरा जो हमने देखा जिसे हम कह रहे हैं डिफ्यूजन, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा प्रकार है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ जैसे हमने देखा कि ऑस्मोसिस में हमने देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्यूट्स हैं मॉलिक्यूल्स आयंस और साल्ट जो भी डिसॉल्व हैं साइटोप्लाज्म में वो मूव करते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन में ये हमेशा, क्योंकि ये नेचुरल हो रहा है, हम ये एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह हो रहा है। इसमें बेसिकली यूज होती है काइनेटिक एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स में आयंस में काइनेटिक एनर्जी है उस ऊर्जा के कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाउंस करते रहते हैं, उछलते रहते हैं। और जब हम सेल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे पोर होते हैं। ये जो पोर है जिस भी मीडियम में सेल को रखा गया है उसके चारों तरफ का माध्यम और जो कोशिका के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि उन सब में काइनेटिक एनर्जी है कम और ज्यादा तो वो मूव करते रहते हैं और जब वो उछलते रहते हैं तो इस उछलने में हम ये देखें कि एक कमरा है उसमें बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे होते हैं, उसमें बहुत सारी बॉल्स डाल दी जाए। जब उन्हें उछाल कर छोड़ दिया जाता है तो वो बार बार टकराती है दीवार से इधर उधर इधर और इस टकराने में कभी वो खिड़की से बाहर चली जाती है कभी दरवाजे से बाहर चली जाती है। इसी तरह अगर बाहर भी कुछ बॉल्स को उछाला जाता है तो उनकी भी वही प्रोबेबिलिटी होती है कि कभी वो अंदर आती है कभी वो नहीं आती है। वैसे ही यहाँ भी होता है कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स और आयंस है इसके बाहर भी और इसके अंदर भी जब वो बाउंस कर रहा है काइनेटिक एनर्जी से जो उनमें ऊर्जा अंदर है तो वो उछलते उछलते कभी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टकराते हैं लेकिन कभी कभी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो उछलते उछलते ये जो पोर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसे बाहर चले जाते हैं। अब ये जो बाहर जाने की जो इनकी दर है जो रेट है वो इस पर डिपेंड करती है कि
ज़्यादा बाहर निकलने की टेंडेंसी रहती है, ज़्यादा टाइट और लीगर रहती है, और अगर बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका कम चांस होते हैं बाहर निकलने के। अब हमने दो चीजें देखी कि डिफ्यूजन किस पर निर्भर करता है, एक तो कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूट का, इस पर निर्भर करता है, दूसरा ये कि मॉलिक्यूल्स का साइज क्या है, तीसरा जो चीज हम यहाँ पर देखते हैं वो होता है कि उनके ऊपर आवेश क्या है। ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट यानी आवेश क्या है, जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स है वो नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, या कहें कि उनकी पारगम्यता कम होती है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उनकी पारगम्यता कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के अलावा जो फैट में सॉल्युबिलिटी है ये भी इस बात के लिए जिम्मेदार होती है कि डिफ्यूजन के द्वारा मॉलिक्यूल्स का कितना ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकेगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की क्वांटिटी काफी होती है, तो लिपिड में सॉल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो पार्टीशन कोफिशिएंट है इसका भी एक अहम रोल होता है। पार्टीशन कोफिशिएंट के अनुसार फैट में सॉल्युबिलिटी और वाटर में सॉल्युबिलिटी, क्योंकि दो मेन चीज हैं जो सॉल्वेंट है सेल में, वो दो है, एक तो जब फैट में सॉल्युबल हो मॉलिक्यूल या फिर वाटर में सॉल्युबल। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी और फैट में सॉल्युबिलिटी का जो अनुपात होता है, उसका जो रेशियो होता है, उसको हम कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। और पार्टीशन कोफिशिएंट के ऊपर अनुसार भी निर्धारित किया जाता है कि जो सेल है उसमें किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स और आयंस को ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा और कितनी आसानी से किया जा सकेगा। डिफ्यूजन कभी कभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह के खास तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैरी करते हैं और जो आसानी से झिल्ली के आर पार मॉलिक्यूल्स को ले जाने में मदद करते हैं, लेकिन वहाँ ऊर्जा को खर्च करने का कोई योगदान नहीं होता, एटीपी का कोई योगदान नहीं होता, इसलिए हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कहते। पर क्योंकि हेल्प होती है पर्टिकुलर तरह के मॉलिक्यूल्स की, तो हम उसे कहते हैं कि ये फैसिलिटेटेड टाइप ऑफ डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट है, वो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के द्वारा भी किया जाता है। अब फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्या है? निकलना, कोशिका के द्वारा मॉलिक्यूल्स को या आयंस को या जो भी बाहर के कोई भी मॉलिक्यूल पैथोजन या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको निकल लेना, इसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। जैसे हम अमीबा में हम ऐसा देखते हैं कि स्यूडोपोडिया बनते हैं और जो भी उसके न्यूट्रिशनल मॉलिक्यूल्स हैं या न्यूट्रिशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको निगल किया जाता है झिल्ली के द्वारा अंदर एक वेक्यूल या वेसाइकल के फॉर्म में, फिर उसमें लाइसोसोम होते हैं उनके द्वारा एंजाइम इसमें मिला दिए जाते हैं और फिर डाइजेशन होता है। तो ये जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ऐसी क्रिया प्रोटोजोन्स में हमें देखने को मिलती है जब उनका पोषण के लिए उनको जरूरत होती है, लेकिन जो मेटाजोन्स हैं उनमें भी जैसे WBCs में हम देखते हैं कि इस प्रकार की क्रिया होती है भक्षण की, जब पैथोजेंस को निकलना होता है या कोई भी ऐसा बाह्य पार्ट है या सेल का ऐसा पार्ट है जो अनवांटेड है उसे डाइजेस्ट करना है, तो इस तरह की क्रियाएं होती है। तो ये फैगोसाइटोसिस में जब कोशिका के द्वारा कोई सॉलिड पार्ट यानी ठोस पार्ट जब निकला जाता है तो हम उसको कहते हैं
रोफियोसाइटोसिस और पॉडोसाइटोसिस, और हम इसे माइक्रोपिनोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं। और हम इसे साइटोइन्फिस भी बोल सकते हैं। जो रोफियोसाइटोसिस है, इसमें जो भी सेल है उसकी सरफेस के साथ जो भी पदार्थ है वो अटैच हो जाता है, फिर उसको सेल के अंदर ले लिया जाता है, तब हम इसको कहते हैं कि ये रोफियोसाइटोसिस है। और कुछ एपिथेलियल सेल्स ऐसे होते हैं जब जो तरल पदार्थ जो भी निगल किया जाना है वो यहाँ माध्यम में रहता है और कोशिका के द्वारा इसको निगला जाता है और फिर ये दूसरी तरफ क्रॉस कर जाता है और फिर ये कोशिका से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह का जब मूवमेंट होता है तो हम इसे कहते हैं पॉडोसाइटोसिस या साइटोइन्फिस। इसी तरह से जो फैगोसाइटोसिस है ये भी दो प्रकार का होता है। हम इसको कह सकते हैं कॉलॉइडोपैक्सी जब कॉलॉइडल होते हैं मॉलिक्यूल्स तो हम उनको कहते हैं ये जो भी सब्सटेंस है वो कॉलॉइडल है, तो हम इसको कहेंगे कॉलॉइडोपैक्सी, जो फैगोसाइटोसिस हो है। और अगर ये क्रोमेसोम मॉलिक्यूल्स हैं तो हम इसे कहते हैं क्रोमोपैक्सी। तो अगर क्रोमेसोम मॉलिक्यूल्स हैं तो क्रोमोपैक्सी, और अगर कॉलॉइडल मॉलिक्यूल्स हैं तो हम इसको कहेंगे कॉलॉइडोपैक्सी। अब ये जो साइटोसिस है ये दोनों प्रकार का हो सकता है, एक्सोसाइटोसिस हो सकता है, एंडोसाइटोसिस हो सकता है। जब निकलना है किसी भी सब्सटेंस को और मटेरियल को तो हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस है, और जब उसे सेल से बाहर निकालना होता है तो हम इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी सांद्रता प्रवणता के खिलाफ। जो नेचर में है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ है उसका प्रवाह होता है, यहाँ हम देखेंगे कि आवश्यकता के अनुसार चाहे सांद्रता अंदर ज्यादा हो सेल की या कम हो, लेकिन अगर नेसेसिटी होती है तो वो मॉलिक्यूल्स और आयंस को सेल के अंदर लिया जाता है और सेल से बाहर ले जाया जाता है। क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम किया जाता है तो वहां पर ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये एनर्जी जो हमें मिलती है वो दो प्रकार से मिलती है। एक ये कि जब एटीपी खर्च होता है, जो भी सेल में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है उसको खर्च किया जाता है, ये प्राइमरी टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा होता है जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो दोनों सतह है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है, पोटेंशियल माने आयनिक विभव या कहें कि विद्युत विभव जब पैदा होता है उसको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो दो तरह का ये होता है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट जब हम एटीपी यूज करते हैं, और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जब हम जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज करते हैं, तब हम उसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी अवधारणाएं दी। फर्स्ट, प्रोटीन मॉलिक्यूलर थ्योरी। सेकेंड, कैरियर हाइपोथेसिस। And third, Wies principle. प्रोटीन मॉलिक्यूलर थ्योरी में सिंपली गोल्डेकर ने दिया था और उसने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ खास तरह के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये पहले अनकॉइल्ड होते हैं। अनकॉइल्ड होकर जो भी पदार्थ है जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाना है उसको ये अपने साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देन उसके बाद में
साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है और इस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो भी मॉलिक्यूल। हाइपोथेसिस, कैरियर हाइपोथेसिस जो एंडरसन और यूसिन के द्वारा लिख दी गई थी, उन्होंने बताया कि कुछ खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन या जो सब्सटेंस कैरी करने के लिए होते हैं, कैरियर होते हैं एक तरह से मॉलिक्यूल्स और आयंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार ले जाने के लिए। उन्होंने कहा कि पहले उनका अपचयन होता है यानी रिडक्शन होता है जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सतह पर उनको अपने साथ जोड़ते हैं और फिर उसके बाद में जब वो सेल के अंदर चले जाते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन होता है, तब वो फ्री कर देते हैं उन मॉलिक्यूल्स और आयंस को। तो यहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है मॉलिक्यूल्स का। और दोनों प्रकार के जो स्थिति है, यहाँ जो प्रोटीन उसको कैरी करते हैं, अगेन जब यहाँ पर अनकॉइलिंग और रिकॉइलिंग होती है और यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऐसी सभी स्थितियों में क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कैरी किया जाए मॉलिक्यूल और आयंस को, तो एटीपी यहाँ पर खर्च होती है, ऊर्जा यहाँ पर खर्च करी जाती है। जो गीस प्रिंसिपल है वो गीस के द्वारा दिया गया था। गीस ने बताया कि इसे हम मेटाबॉलिकली लिंक्ड ट्रांसपोर्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा खर्च होती है। और अकॉर्डिंग टू गीस जो मॉलिक्यूल्स लाए जा रहे हैं उनको हम परमिएज बोलते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कैरी कर रहे हैं या कैरियर हैं उन्हें हम यहाँ कहते हैं ट्रांसलोकेज। तो सिर्फ शब्दों को अलग अलग बताया गया है, कभी हम रिकॉइलिंग और अनकॉइलिंग की बात करते हैं, कभी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं, फिर हम ट्रांसलोकेज और परमिएज की बात करते हैं। बेसिकली ये है कि जो हमने पहले डिफ्यूजन के समय बात की थी कि फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है और बिना ऊर्जा को खर्च किए कुछ ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डिफ्यूजन में कि डिफ्यूजन के रेट को बढ़ाया जाता है। जो डिफ्यूजन रेट है जब फैसिलिटेशन होता है या कहीं की हेल्प हो जाती है दूसरे मॉलिक्यूल्स की तो उस रेट को बढ़ा दिया जाता है, पर वो ऊर्जा खर्च नहीं होती। जब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कि वहाँ भी कुछ एंजाइम्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे गीस प्रिंसिपल में जब हम बात करते हैं जो ट्रांसलोकेज और परमिएज है या कैरियर है और ट्रांसपोर्टेड है, तो जो कैरियर होता है जो अगर सब्सटेंस हम माने कि ये एक सेल है और ये एक कैरियर जो भी मॉलिक्यूल है वो है और जो अंदर ले जाए जाने वाला मॉलिक्यूल है ये बी है जिसको हम साइटोप्लाज्म में ले जाना चाहते हैं, तो कोई भी एक एंजाइम इवन की प्रेजेंस में ये ए और बी दोनों मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब ये साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं तो फिर एक दूसरा एंजाइम B2 होता है, उसकी प्रेजेंस में ये फ्री हो जाते हैं, बी को साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है और जो ए है वो अगेन फ्री हो जाता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को लाने के लिए। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कुछ खास तरह के जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन है वो इन्वॉल्व है, लेकिन जब ये बॉन्डिंग होती है यहाँ ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन फिर इसका फ्री होना, यहाँ पर ऊर्जा खर्च होती है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में या जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है या कहें झिल्ली का जो विभव पैदा होता है उसके रूप में जो यूज किया जाता है। और ये इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन है इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू।